तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित था। और ये कौन से चालुक्य थे? ये वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, ये वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था। इससे संबंधित साक्ष्य कहां से मिलता है? ए, इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण लेख, बी, ऐहोल उत्कीर्ण लेख, सी, दामोदर पात्र पट्टिका उत्कीर्ण लेख, और डी, बिल्सर उत्कीर्ण लेख। तो हमने उस क्वेश्चन में देखा था कि ऐहोल अभिलेख जो है, इस ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होने वाले युद्ध और इसमें हर्षवर्धन की पराजय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कहां पर है ये ऐहोल अभिलेख? कहां पर से प्राप्त हुआ है? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटक में स्थित है। और इस अभिलेख से इस अभिलेख की जो स्थापना जो की है, इसमें जो लेख है वो किसने लिखा है? ये रवि कीर्त ने। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्त। ठीक है, तो रवि कीर्त द्वारा लिखित इस ऐहोल अभिलेख से यह पता चलता है कि जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये युद्ध कहां हुआ था? ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है वो नर्मदा नदी हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी यहां से मिलती है। तो आंसर हो गया हमारा बी। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण लेख क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख अशोक का वह स्तंभ है जिस पर प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। तो प्रयाग प्रशस्ति इसमें हर्षेल ने उत्कीर्ण कराई है, हर्षेल ने लिखी है। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद स्तंभ लेख इससे संबंधित है। दामोदर ताम्र पट्टिका उत्कीर्ण लेख, यह जो उत्तर गुप्त थे, गुप्तों के बाद उत्तर गुप्त शासक जो आए हैं, उत्तर गुप्त समय से है और ये गुप्त काल से संबंधित एक साक्ष्य है। तो ये अलग अलग समय के अभिलेख यहां पर बताए गए हैं। आपके प्रश्न का उत्तर है बी, ऐहोल उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इनमें से कौन से वो ऐसे लोग थे, वंश था, जिन्होंने अपने साम्राज्य में महिलाओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा? और ऊंचे पदों पर महिलाओं को जो इन्होंने एक तरह से महिलाओं को सम्मान देने की यहाँ पर बात दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऐसे उच्च पद थे जिन पर सामान्यतः पुरुषों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसमें से कोई एक वंश है जिसने महिलाओं को इन पदों पर नियुक्त किया था। ऐसा वंश इनमें से कौन है? ए, चोल, बी, चालुक्य, सी, पाल, और डी, सेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चालुक्य। ठीक है, ये कहां के चालुक्य थे? ये गुजरात के थे। गुजरात यानी कि अनहिलवाड़ और ये सोलंकी थे। गुजरात के जो चालुक्य थे ये सोलंकी थे। तो इन्होंने जो अपने यहाँ महिलाओं को या स्त्री गवर्नरों की नियुक्ति की थी, यानी कि गवर्नर पद पर इन्होंने स्त्रियों को या महिलाओं को नियुक्त किया था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय ऐसा किसी और राजवंश ने नहीं किया था। तो इससे यह पता चलता है कि निश्चित तौर पर इससे कि इस समाज में, इस वंश में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे, उनमें प्रशासनिक गुण थे और महिलाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया था? ये जो चीनी यात्री हैं, अलग अलग समय पर भारत में आए, इनमें से कौन ऐसा है जिसने तत्कालीन समय में चीन और भारत के बीच में अच्छे संबंधों की बात कही है? वो भी किसके संदर्भ में? चालुक्यों के संदर्भ में। ये कहते हैं कि चालुक्यों के राजवंश और चीन के बीच में अच्छे संबंध हैं। ए, फायान, बी, हुएनसांग, सी, इत्सिंग, और डी, माथवालिंग। तो ये नाम है बी, हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, और पुलकेशिन द्वितीय ये वही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय
ये जो है चालक के शासक था। इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी और कांची की यात्रा के समय इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के समय में चालुक्य और चीन के बीच में अच्छे संबंध होने का वर्णन किया है अपने यात्रा वृतांत सियोकी में। तो ये महत्वपूर्ण इसमें तथ्य। ह्वेनसांग जो है तब भारत की यात्रा में आया था जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में इसने भारत की यात्रा की थी और यह एक बौद्ध यात्री था जो भारत में शिक्षा के उद्देश्य से आया था। इसने तत्कालीन समय में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये अलग अलग समय पर आई। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, इक्सिंग ह्वेनसांग की मृत्यु के बाद भारत में आए थे। निम्न में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? इनमें से कौन से वे राजा थे जिन्होंने पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए यानी कि हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने मंत्री को काशी यानी कि बनारस भेजा था? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, बी चालुक्य राजा कुमारपाल, सी चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, डी कश्मीरी राजा जयसिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी चालुक्य राजा कुमारपाल। और चालुक्य राजा कुमारपाल ने ऐसा किसके प्रभाव में आकर के किया? जैन संत थे हेमचंद्र, जैन संत हेमचंद्र जो थे, हेमचंद्र के प्रभाव में आकर के, ठीक है, जैन संत हेमचंद्र इनके दरबार में आए थे। जैन संत हेमचंद्र और इनके जब दरबार में आए तो इन्हीं के प्रभाव में आकर के चालुक्य क्या बन गया? ये जो चालुक्य राजा कुमारपाल था इसने जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म जो है वो हिंसा का विरोध करता है। तो हिंसा को रोकने के लिए, पशु वध पर कंट्रोल लगाने के लिए राजा कुमारपाल ने अपने मंत्री को काशी में भेजा था। यह जानकारी इतिहास से मिलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य राजा कुमारपाल। अगला प्रश्न, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कि इनमें से वो कौन था जो पल्लव राजवंश का संस्थापक था? ये सभी शासक जो हैं पल्लव वंश के हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जिसने पल्लव वंश की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि ऐसा किसने किया था। तो 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने जो है पल्लव राजवंश की स्थापना की थी और पल्लव राजवंश के जो राजधानी थी वो कहां पर थी? कांची। पल्लव राजवंश की एक तो इन्होंने स्थापना की, पल्लव राजवंश की स्थापना की। और पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने कब की? ये स्थापना इन्होंने 575 ईस्वी में की। और राजधानी किसे बनाया? इन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया। कांची कहाँ है? कांचीवरम वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं सिंह विष्णु के समय में इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि हुआ करते थे जिनका नाम था भारवी। ठीक है, क्या नाम था? भारवी। और भारवी ने किराता अर्जुनियम नामक, किराता अर्जुनियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसकी रचना की थी। किराता अर्जुनियम जो है इसमें किरात और अर्जुन के बीच का जो वार्ता है, संवाद है, उसकी रचना की थी कवि भारवी ने। और ये भारव पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शासक ने सिंघल द्वीप किसका नाम है? श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका। तो सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। ए राजाराम, बी नरसिंहवर्मन प्रथम, सी नरसिंहवर्मन कीर्तिवर्मन प्रथम और डी जयसिंह प्रथम। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा आपका बी नरसिंहवर्मन प्रथम। ये कब ऐसा हुआ था तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि जो नरसिंहवर्मन प्रथम था इसके 2 नाम हैं। एक इसका नाम है मामल्ल, इसकी उपाधि थी मामल्ल, और इसी नाम पर महाबलीपुरम का नाम मामल्लपुर पड़ा था। ठीक है, जिसे आज आप महाबलीपुरम कहते हैं, उसका प्राचीन नाम इसी मामल्ल के नाम पर मामल्लपुर
बना था, मामल्लपुर बना था। और दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है, दूसरा नाम है इसका वातापी कोंड। ये इसकी उपाधि है वातापी कोंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वातापी कोंड की उपाधि इसने कब धारण की, जब इसने पुलकेशी द्वितीय को हराया था। तो पुलकेशी द्वितीय को पराजित करने के बाद, पुलकेशी द्वितीय कौन था, चालुक्य शासक था, उसकी राजधानी कहाँ थी, वातापी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि एक पल्लव शासक था, इसने पुलकेशी द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसलिए इसने वातापी कोंड यानी कि वातापी के विजेता की उपाधि धारण की। और इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन श्रीलंका में भी किया और उसके बाद इसने ये मामल्ल की उपाधि धारण की। तो इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने सिंगल द्वीप में अपने 2 समुद्री अभियान भेजे थे और इन अभियानों में से जो इसने मेन जो भेजा वो श्रीलंका का जो राजकुमार था, श्रीलंका का राजकुमार नरवर्मन, श्रीलंका का राजकुमार नरवर्मन जो है वो इसके दरबार में था। श्रीलंका का राजकुमार नरवर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में था और वो इसलिए था क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम को श्रीलंका की गद्दी दिलाने के लिए इसने जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, इसने सैन्य अभियान किया था श्रीलंका में जाकर के। तो श्रीलंका में जाकर के वहां के राजकुमार नरवर्मन के लिए उसने एक अभियान किया। तो ऐसी स्थिति में ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका में भी युद्ध किया था, 2 समुद्री अभियान भेजे थे और ये नरवर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में होने का मतलब ही है कि इसका पूरा क्षेत्र जो है वो उस समय पल्लव शासकों के नियंत्रण में आता था। तो आपका उत्तर हो गया इसमें बी, नरसिंह वर्मन प्रथम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मामल्लपुर में, मामल्लपुर मैंने बताया महाबलीपुरम, ठीक है, ये महाबलीपुरम का नाम है और किसके नामकरण पर इसका नामकरण किया गया है, वो किस पर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल भी कहते हैं। तो मामल्लपुरम में रथ स्मारकों, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था। ये जो इसमें जो पल्लव शासक थे, ठीक है, जो पल्लव शासक थे उनमें जो मेनली नरसिंह वर्मन प्रथम था, जिसकी अभी बात हो रही थी, नरसिंह वर्मन प्रथम। इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहाँ मामल्लपुर में 8 रथ मंदिर बनवाए थे। 8 जो है यहाँ पर रथ स्मारक या मंदिर टाइप के यहाँ पर बनवाए थे। और ये जो 8 रथ थे, रथ स्मारक थे, ये महाभारत के चरित्र के नाम पर, जैसे द्रौपदी रथ, जैसे धर्मराज रथ, जैसे अर्जुन नकुल सहदेव आदि नाम से ये 8 रथ बनवाए। और खास बात इन रथों की क्या थी, ये एकाश्म पत्थर पर बने हुए थे, यानी कि एक ही पत्थर को तराश करके उन्हें रथ का आकार दिया गया था और इनकी कलाकृति बेहद उत्तम किस्म की है। तो ये मामल्लपुर में रथ स्मारकों का निर्माण जो है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, सॉरी यहाँ गलती से द्वितीय हो गया है, जो हमने बोला है वो उसको ध्यान में रखें, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुर में या महाबलीपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कांची के कैलाश मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया। ए राज सिंह, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय और डी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनाया था। 2 चीजें जान लें, महाबलीपुरम के रथ मंदिर या रथ स्मारक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए, वो भी पल्लव था, लेकिन महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये अलग अलग याद रखेंगे, नाम बहुत कॉमन है तो जरा सी टंग स्लिप होने पर वो आगे पीछे हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। लघु वेद मतलब वेद का छोटा स्वरूप। ए नंद कलम्बकम, बी कलिंग तुपड़ी, सी ये तमिल लैंग्वेज के नाम है, सी पेरिय पुराणम और डी कुराल या कुरल। तो आपका सही उत्तर होगा कुरल। ये जो कुरल है ये वेदों की तरह ही संक्षिप्त पूरी यानी कि वेदों का संक्षिप्त रूप माने जाते हैं, इसलिए इसे लघु वेद भी कहते हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये तमिल भाषा में लिखा गया है।
कब लिखा गया था? ये संगम काल में लिखा गया था। संगम काल क्या था? दक्षिण भारत में जो मुख्यतया 3 वंश थे, 3 साम्राज्य थे, कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों समय में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने सभा का आयोजन किया, और यह सभा किसकी थी? यह तत्कालीन समय में जो कवि थे उनकी सभा हुआ करती थी, और इन कवियों द्वारा इसी सभा में जो साहित्य लिखा गया था, ठीक है, साहित्य लिखा गया था, उसी को हम बोलते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य इसको बोलते हैं। इसे संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि विभिन्न कवियों की सभा थी जहां अलग अलग राजाओं के कवि इकट्ठे हुआ करते थे, इसलिए इसको संगम या सभागम बोलते हैं। और इसमें जो साहित्य लिखा गया उसे संगम साहित्य बोलते हैं। यह संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया, और इस संगम साहित्य के द्वारा 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास हमको इसी संगम साहित्य से पता चलता है। इस 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के दक्षिण भारत की पूरी जानकारी हमें केवल इसी साहित्य से मिलती है। इसके बारे में जानने का कोई और माध्यम हमारे पास नहीं है, और इस समय को हम इसीलिए संगम काल कहते हैं। ठीक है, तो संगम काल दक्षिण भारत का वह इतिहास है जिस समय संगम साहित्य लिखा गया था, और यह संगम साहित्य इन तीनों जो वंश हैं इनके जो इनके संरक्षक थे, जो इनके राज कवि थे, उन्हीं का संगम हुआ करता था। तो इनमें से जो कुरल है ये लघुवेद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? जैसे हमारे तुलसीदास ने अवधी में और वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी, वैसे ही इनमें से कोई एक है जिसने तमिल रामायण लिखी, तो वो कौन है? इसका टाइटल क्या है? रामावतारम। ए कम्बन, बी कुट्टन, सी नन्नय और डी टिक्कन, यानी कि ये 4 नाम में से ए है कम्बन, और इन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रामायण से संबंधित है, तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ये कब रचना की थी इन्होंने, कम्बन ने? इसकी 12वीं सदी में। ठीक है, आप कहेंगे संगम साहित्य तो आपने बताया कि पहले ही लिखा जा चुका था, तो हम दक्षिण भारत का इतिहास 2 रूपों में पढ़ते हैं, एक तो आरंभिक संगम साहित्य के रूप में, और उसके बाद चोल चेर पांड्य दक्षिण साम्राज्य के रूप में। तो ये जो दक्षिण भारत का इतिहास का दूसरा चरण है उसमें लिखी गई थी 12वीं सदी में कम्बन द्वारा तमिल रामायण। किस भाषा में लिखी गई थी? ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाकाव्य शिल्पादिकरम या शिल्पादिकाम किससे संबंधित है? ये बहुत बेहतरीन महाकाव्य होता था जो उस समय लिखा गया था, और शिल्पादिकारम का मतलब है नूपुर की कहानी। नूपुर का मतलब यहाँ पर क्या है? नूपुर का मतलब है घुंघरू या पायल। ठीक है, तो ये नूपुर की कहानी इसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी में इसका नाम है, जिसे हम तमिल में शिल्पादिकारम कहते हैं। ये दरअसल जो शिल्पादिकारम है, ये शिल्पादिकारम एक ऐसे पुहार का जो व्यापारी था, और उसका जो पुत्र था कोवलन, और उसकी पत्नी थी कनंगी। तो व्यापारी का पुत्र जो है कोवलन और उसकी पत्नी कनंगी की कहानी है ये। इस कहानी का सार ये है कि बड़ी ही हृदय को छूने वाली कहानी है ये। इसमें ये जो कोवलन है ये अपनी पत्नी को छोड़कर किसी जो नृत्यांगना थी उसके जाल में फंस जाता है, और अपनी संपूर्ण संपत्ति और धन दौलत उस पर खर्च कर देता है, और बाद में खाली हाथ अपनी पत्नी के पास लौटता है। तो इसकी पत्नी अपने पति को फिर से दोबारा से व्यापार शुरू करने के लिए अपनी पायल दे देती है, और उस पायल को बेचने के लिए जब यह कोवलन बाजार में या मंडी में जाता है, तो वहां जो सिपाही थे वो इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने रानी की पायल चुराई है, इसलिए तुमको जेल होगी, और बाद में इसको
फांसी की सजा सुना दी जाती है। और जब इसको, ये जो कि निर्दोष था, इसे फांसी की सजा हो जाती है और उसके बाद इसकी पत्नी जो है कनंगी, वो अभिशाप देती है जिससे मद्र शहर जो है नष्ट हो जाता है। इसी कहानी को बड़े ही रचनात्मक तरीके से इस ग्रंथ में बताया गया है और इसकी रचना जो की है इलंगो आदिगल ने। ये नाम बड़े ही अजीब गरीब हैं। इलंगो आदिगल या इदिगल, इलंगो इदिगल या आदिगल ने इसकी रचना की है शिल्पादिकरम की। ये महाकाव्य प्रकार की रचना है और इसमें ये पूरी कहानी जो है कनंगी की कहानी बताई गई है। इस महाकाव्य की जो एक महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है, क्योंकि अभी उत्तर नहीं आपको मिला, वो ये है कि इसमें एक स्त्री के सम्मान को दिखाया गया है, पत्नी के रूप में एक स्त्री के सम्मान को दिखाया गया है। इसलिए इस ग्रंथ में पत्नी पूजा के बारे में बताया गया, शक्ति की पूजा के बारे में बताया गया, शक्ति को सम्मान देने की बात की गई है। तो ये शक्ति उपासना की पूजा या पद्धति से संबंधित है, ये इसका उत्तर होगा। तो जो इसमें जो कावेरी नदी है, जो कावेरी पत्तनम था, वहां पर कावेरी नदी के तट पर पत्नी पूजा या पत्तनी पूजा, इसके दो अर्थ लगाते हैं, पत्तन पूजा या तट की पूजा और पत्नी पूजा, इसलिए यहाँ पर की गई है। तो ये जो कनंगी के रूप में जो इसकी पत्नी थी, उसका जो एक प्रकार से त्याग था एक स्त्री के रूप में, तो इससे एक मातृ शक्ति, एक स्त्री शक्ति की पूजा यहाँ इसमें दिखाई गई है। तो इसका मुख्य विषय जो है शक्ति उपासना की पूजा। ये बहुत ही मन को छूने वाला ग्रंथ है। अगला प्रश्न, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया था? ये पूछा जाता है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। तो ये नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए और वहां पर वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण भारत में वैदिक धर्म को स्थापित करने, उसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम में किस नदी की स्तुति की गई है? अभी अभी मैंने बताया, इसमें कावेरी नदी की स्तुति या कावेरी नदी की पूजा या कावेरी नदी के तट पर पूजा का प्रावधान दिखाई दिया था। अगला, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, किससे संबंधित है? ए तमिल कविता, बी तमिल व्याकरण, सी तमिल वास्तुशास्त्र और डी तमिल राजशास्त्र। तो ये तोलकाप्पियम जो है तमिल कविता है, सॉरी तमिल कविता कहां से आ गई, ये तमिल व्याकरण है, यानी कि तमिल जो भाषा है उससे संबंधित व्याकरण पूरा इसमें तोलकाप्पियम में दिया गया है। तो ये व्याकरण पर लिखा गया एक महाकाव्य है और ये तमिल भाषा को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये इसकी पूरी व्याख्या इसमें की गई है। अगला प्रश्न, मणिमेखलई के लेखक कौन है? मणिमेखलई एक अलग ग्रंथ है, रचना है संगम साहित्य से संबंधित। तो ये इसके लेखक कौन है पूछा है। ए कोवलन, बी सतनार, सी इलंगो आदिगल और डी तिरुत्कातेवर। तो इसमें ये जो सतनार है, जिनका पूरा नाम था शीतलय सतनार, ठीक है, पूरा नाम था शीतलय सतनार, इन्होंने इसको लिखा। और इस मणिमेखलई में शिल्पादिकारम से आगे की कहानी दी गई, जहां पर शिल्पादिकारम जो है जिसमें कनंगी के अभिशाप से मद्र शहर नष्ट हो जाता है, उसी के आगे शिल्पादिकारम की से आगे की पूरी कहानी जो है ये मणिमेखलई में बताई गई है। और मणिमेखलई में डिटेल्स में बताया गया है कि उसके बाद क्या हुआ था, ये जानने के लिए आप इन सतनार या शीतलय सतनार की इस रचना को पढ़ सकते हैं। अगला, संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की पुनर्संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो अभी हम लोग कई क्वेश्चन में समझ चुके हैं, यह तमिल भाषा में लिखा गया था और तमिल भाषा के कवियों का यह समागम होता था। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त
संग्रह का क्या नाम है? पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसे शैव संतों के लेखन, शैव संत नयनार हुआ करते थे, एक थे अलयार एक थे नयनार, तो ये जो शैव संत नयनार थे इनके लेखन संग्रह को, इनमें से जिसे कि पांचवा वेद भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा नाम इससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है तिरुमुराय। ये वो प्रश्न है जिनमें केवल आप इस फैक्ट को दिमाग में रखें और इसको इतने बार देखें कि ये प्रश्न आपके सामने आए तो ये माइंड आपका स्ट्राइक करे कि ये होगा। बस बहुत ज्यादा इनमें डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि तमिल भाषा में है, बहुत ही इरिटेटिंग लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो गया है। अगला प्रश्न, चेर वंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? जो संगम साहित्य के 3 वंश थे, चोल, चेर, पांडे, इनके जो पूरे एक चिन्ह है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें पांडे मछली से संबंधित थे, इनमें जो बाघ हैं इनका संबंध जो है वो चोलों से था, यानी कि बाघ चोल का प्रतीक चिन्ह था, और जो पांडे हैं उनका प्रतीक चिन्ह था मछली, और जो चेर हैं उनका, ये पांडे नहीं थे पांड थे, और जो चेर हैं उनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। तो और हाथी किसी का प्रतीक चिन्ह नहीं था। तो यहाँ पर चेरों का पूछा है तो चेरों का हो जाएगा धनुष। धनुष इनका राजकीय प्रतीक चिन्ह था। ये प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे तो तीनों का आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, चोल, चेर, पांडे का। अगला प्रश्न, यहूदी किसके साम्राज्य के समय भारत आए थे? ये यहूदी के नाम से आपको यरूशलेम और इजराइल याद आ गया होगा, और इजराइल के नाम से आपको वर्तमान फलस्तीन और इजराइल की समस्या भी याद आ गई होगी। जी हाँ, ये वही यहूदी थे लेकिन व्यापारी के रूप में आए थे। तो पूछा गया है कि किसके समय में या किसके साम्राज्य के समय में ये यहूदी व्यापारी के रूप में भारत में आए थे? तो ये चेर वंश में भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि चेर वंश में ये विदेशी व्यापारी यहूदी व्यापार करने के मकसद से भारत में आए थे। लास्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो दक्षिण भारत के ये जो राजवंश थे इनके विदेशी राजाओं के साथ भी बड़े अच्छे व्यापारिक और सामरिक राजनीतिक संबंध थे। तो उन्हीं में से ये पूछा गया है कि किसने रोम में अपना एक राजदूत भेजा था? तो वो साम्राज्य था पांड्य। तो पांड्य वंश ने 26 ईसा पूर्व में जो है रोम में अपना एक दूत या राजदूत भेजा था।